टेस्ट सीरीज जरूर लें, मात्र 249 में आप सभी के लिए है, जिसमें 320 से अधिक टेस्ट पेपर हम आपको दे रहे हैं और जिसमें सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ आपके लिए है दोस्तों, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में। इसके बाद जो लोग आरओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए विजय बैच 2.0 जीएस हिंदी और निबंध की संपूर्ण तैयारी के लिए लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखते हैं, टॉपिक मैंने आपके सामने शो कर दिया है और आप सभी लोगों को यहां पर मैं सबसे पहले दोस्तों देखिए यहां पर मैंने एक हिस्ट्री से शुरू किया। आप देखिए सभी लोग, इतिहास के टॉपिक की बात करें तो इतिहास के लिए मैंने आपको 20 से 22 टॉपिक्स दिए हैं आपके लिए। वही 20-22 टॉपिक एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न मिलाकर आप लोग तैयार कीजिए और उसी से दोस्तों आपके प्रश्न भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक जो आपका है, टॉपिक नंबर 1 इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद है टॉपिक आपका वैदिक सभ्यता। फिर आपका है बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। इसके बाद आपका है गुप्त और गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल में आप जानते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, जितने महत्वपूर्ण शासक है जिससे प्रश्न आते हैं सबको आपको करना है। गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हर्षवर्धन का काल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मौर्य और मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के अंतर्गत आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी चाणक्य के मार्गदर्शन में, और उसके बाद के शासक बिंदुसार, अशोक, ये सब महत्वपूर्ण है। उत्तर मौर्य काल देखेंगे, उसमें विदेशी आक्रमण भी देख लेंगे। ठीक है, शकों और कुषाणों का विशेष रूप से। इसके बाद आ जाइए मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत में शासक कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, 5 वंश हैं। तो दिल्ली सल्तनत आप लोग कवर करें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में कौन कौन से शासक? विशेष रूप से बाबर ने स्थापना की थी, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध आप सबको पता है। ठीक है, जीता बाबर, मुगल वंश की स्थापना हुई भारत में। फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी भी देख लीजिएगा, उसका भी काल कुछ बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है प्रशासनिक रूप से। इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब तक भर भर के प्रश्न आते हैं। उसके बाद के मुगल शासकों का जो कमजोर शासक थे उनका कालक्रम देख लीजिएगा, सुमेलित करने के लिए आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सभी दोस्तों से बोल रहा हूं, इतना आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद दोस्तों सिख और मराठा साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख साम्राज्य में जो सिख गुरु हुए बहुत ही महत्वपूर्ण, और किसके काल में क्या हुआ। ठीक, इसके बाद मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? मराठा में जो मराठा छत्रपति थे उनका नाम, उनका क्रम, और जो पेशवा थे उनका नाम और उनका क्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अष्टप्रधान थे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, ये आपके लिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और प्रार्थना समाज, ये सारी चीजें दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, और इनका अध्ययन आपको करना है। रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद की थी, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कौन सी कंपनी सबसे पहले आई, ये क्रम याद रखिए, कौन सी सबसे बाद में आई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ, आंग्ल डच संघर्ष हुआ। ठीक है, और जितनी कंपनियां आई आपस में राइवल थी, कंपटीशन था, तो सबने अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध लड़े, और वो युद्ध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध और आंग्ल डच युद्ध। ठीक, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति। इसके प्रमुख कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुआ, और इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव क्या था, यह असफल क्यों हुआ। अन्य विद्रोह में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक, अन्य विद्रोह में आपके लिए इंपॉर्टेंट है संथाल सन्यासी विद्रोह। ठीक है, कूका विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सारे विद्रोह से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। 1885 में स्थापना हुई, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी दोस्तों
इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी नेता। उदारवादी में जो उदारवादी नेता थे, जो शुरू के नेता थे 1885 से 1905 तक, फिर 1905 से लेकर 1909 तक उग्र राष्ट्रवादी, जिसमें लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन, उसके प्रत्युत्तर में जो राष्ट्रवादी उत्तर था, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सूरत स्प्लिट 1907 में कांग्रेस के दो गुटों के बीच में बंटवारा हो जाता है, कांग्रेस अलग हो जाती है, दो गुटों में बढ़ जाती है, जिसे हम सूरत विभाजन कहते हैं। लेकिन फिर से एक होती है लखनऊ पैक्ट, जब होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक। मॉडल मिंटो सुधार 1909, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई। क्या है ये पृथक निर्वाचन? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बता सकते हैं। ठीक है। होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग और रॉलेट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल लीग दो थी, एक तिलक की, एक एनी बेसेंट की, और रॉलेट एक्ट काला कानून, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। ठीक। खिलाफत असहयोग आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत कमेटी, तुर्की के खलीफा के पद को डिसॉल्व कर दिया गया। तुर्की हारे हुए राष्ट्रों में था प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की का विभाजन कर दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इसके विरोध में पूरे विश्व में मुस्लिम राष्ट्रों में आंदोलन शुरू हो गया, जिसमें भारत में भी आंदोलन शुरू हुआ। अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया। बाद में गांधी जी को उसकी नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, तो उन्होंने खिलाफत असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है बात? तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। सभी दोस्तों को समझ में आ रही है बात? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? फटाफट से बताइए जो मैंने यहां पर आपको बताया है। 18 तक सबको स्पष्ट हो रहा होगा? चलिए, अब यहां पर देखिए दो महत्वपूर्ण आंदोलन मैंने लिखे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक। गांधी जी के तीन आंदोलन आप लोग और देख लीजिएगा, कौन कौन से, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, ये मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं दोस्तों। ये गांधी जी के प्रारंभिक तीन आंदोलन थे, और इससे भी खूब प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है सभी दोस्त लोग? ठीक है, तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इतना पढ़ना है, या हिस्ट्री में केवल इतना पढ़ना है आपको, केवल और केवल 21 टॉपिक मैंने आपको हिस्ट्री के दिए हैं, और इतना अगर आप कर लेंगे, देखिए इस 50 दिन में जो हो सकता है वही मैंने बताया, जो फिजिबल है। इधर उधर के अननेसेसरी पूरा सिलेबस आपको दे दूं, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी को रिवाइज करिए, इसी की शॉर्ट नोट्स बनाइए, डेली 2 या 3 टॉपिक का टारगेट रखिए, और टेस्ट पेपर लगाइए। हमारी टेस्ट सीरीज जो है, सिलेक्शन वाली टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर, जो 249 में है, उसमें हमने इसी के हिसाब से टेस्ट भी बनवाए हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है, उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज है, उसी को लगा के आराम से आप सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं ज्योग्राफी। और याद रखिएगा, हिस्ट्री के कम से कम अगर इतना कर लेते हैं तो 25-26 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के कहीं नहीं गए दोस्तों, आराम से आप लोग 25-26 क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें से 20 तो हर स्टूडेंट सही करके आएगा, 20 तो हर सही करके आएगा। फिर ज्योग्राफी, सबसे पहले भारत का राजनीतिक मानचित्र देखिए, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, कितने सीमावर्ती देश हैं। ठीक है, ये जरूर पता होना चाहिए, उसकी राजधानियां क्या हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको राजनीतिक मानचित्र में पता होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं जिनसे गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा जो है, किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसका नाम क्या है। इलाहाबाद से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है कि मिर्जापुर से गुजरती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्राकृतिक मानचित्र में, फिजिकल मैप में हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय में ट्रांस हिमालय भी, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय जिसे बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या लघु हिमालय, और फिर शिवालय, ये 3 हिमालय, प्लस ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, प्लस उत्तर पूर्वी हिमालय में पूर्वांचल पहाड़ियां। ठीक है, पटकोई बूम, नागा, लैमाटोल, मिजो।
ठीक है, ये सारी पहाड़ियां जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, दर्रे और ग्लेशियर, देखिए सारी मैंने इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करा दिया आपको। ठीक है, आप जाइएगा चैनल पर, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, इंडियन ज्योग्राफी 10 लेक्चर में मैंने कंप्लीट कर दिया है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से सारा रिवीजन करा दिया है, उससे आप देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया रात में 10:30 बजे। हिमालय पर्वत श्रृंखला देख लीजिएगा, प्रमुख दर्रे और ग्लेशियर। दर्रे कौन कौन से, दर्रे में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और किन दो स्थानों को कनेक्ट करता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, ग्लेशियर, सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ध्यान रखिएगा। हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, हिमालयी नदियां साल भर सतत पानी रहती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां पानी की कमी के कारण जूझती रहती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनकी सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं। गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं, उत्तर की, दक्षिण की, ये सारा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयी नदियों में आपकी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियां, प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिम की सहायक नदियों में नर्मदा और तापी, पूर्व की सहायक नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कॉपी पेन लेके नोट कर लेगा जो स्टूडेंट ना बहुत इंटेलिजेंटली, वो क्या करेगा, पूरी प्रिपरेशन को कर लेगा, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा। झीलें और जलप्रपात याद रखिएगा, कौन सी झील किस नदी पर है, किस राज्य में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात के केस में भी सेम चीज, ठीक है, याद रखिए। कौन सी झील आपकी लगून झील है, कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी सबसे बड़ी आपकी मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। जलप्रपात के केस में भी सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, किस नदी पर है, किस राज्य में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नदियों के किनारे बसे शहर जरूर से याद रखिएगा। नदी घाटी परियोजनाएं में बांध की परियोजना, जिसमें सरदार सरोवर डैम सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भाखरा नंगल डैम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिहरी डैम इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। कृषि और सिंचाई में आपको देखना है प्रमुख कृषि में पहली चीज तो कितने तरीके की फसलें होती हैं, खरीफ की, जायद की और रबी की, कौन सी फसल इन अलग अलग सीजन्स में होती है, ध्यान रखिएगा। और सिंचाई की क्वेश्चन, किस प्रकार की सिंचाई और कौन कौन सी नहरों का इस्तेमाल होता है, ट्यूबवेल का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद दोस्तों कृषिगत उत्पादन भी देख लीजिएगा, मतलब किस चावल के उत्पादन में टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, ठीक है, गेहूं के उत्पादन में कौन से हैं, बाजरा के उत्पादन में कौन से हैं, दाल में कौन सा है, ये सारा चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खनिज में भी सेम चीज, कौन सा खनिज किस राज्य में पाया जाता है, टॉप 3 स्टेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्पादन के लिए टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट याद रखिएगा। ठीक, उद्योग, कौन सा एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका तांबा के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ये सारी चीजें आपको उद्योग में ध्यान रखनी है। लॉयर्स के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, राज्य, ठीक है। इसके बाद आप वर्ल्ड का मैप सिमिलरली देखिएगा, सातों महाद्वीपों के नाम आपको पता होने चाहिए, सातों आपके महाद्वीपों के नाम। इसके बाद आपके जो 5 महासागर हैं वो क्लियर होने चाहिए, उनकी लोकेशन क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, इससे प्रश्न आता ही आता है। सबसे ऊंचा बिंदु विश्व में कौन सा है, सबसे निचला बिंदु विश्व में कौन सा है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है विश्व के मानचित्र। इसके बाद महाद्वीप वाइज अध्ययन करेंगे आप एशिया का, ठीक है। इसके बाद एशिया के बाद यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ठीक है। ये आपके सातों महाद्वीप में, इसमें क्या क्या चीजें देखनी है, तो प्रमुख पर्वत आपको देखने हैं, प्रमुख नदियां आपको देखनी है, प्रमुख झीलें, प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है। जैसे यूरोप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, डेन्यूब नदी आपकी 10 देशों से 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है दोस्तों, जलमार्ग कौन सा है, ठीक है। सुएज नहर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, जलप्रपात। इसके बाद प्रमुख घास के मैदान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेरीज यूरेशिया में, प्रेरीज आपका नॉर्थ अमेरिका में, स्टेपीज आपका यूरेशिया में, ऐसे हर महाद्वीप के आपको देख लेने हैं। इसके बाद दोस्तों प्रमुख आपको मरुस्थल देख लेने हैं, टॉप 3 मरुस्थल कौन से, सबसे बड़ा मरुस्थल नॉन पोलर कौन सा है, सहारा है, पोलर कौन सा है सबसे बड़ा, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान, प्रमुख जनजातियों को ध्यान रखना है, ठीक है। ज्वालामुखी में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर से ज्वालामुखी कौन सा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों विश्व की प्रमुख पवनें देख लीजिएगा, चक्रवात देख लीजिएगा, ठीक है। पवनों के अलग अलग नाम है, स्थानीय नाम क्या क्या है पवनों के, चक्रवात कौन कौन से हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया सातों महाद्वीप, चक्रवात और सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी। इसके बाद मानसून देख लीजिएगा, और मानसून के बाद आपका अल नीनो लीना जरूर देख लीजिएगा, उसका असर क्या होता है, मानसून आता कैसे, मानसून के 2 प्रकार कौन से हैं, भारत में किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है,
दक्षिण पश्चिम की उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून से कहाँ वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्यों होता है, उससे उसके कारण भारत में कहाँ वर्षा होती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिट्टी और वनस्पति। अब ध्यान रखिएगा ये पूरे टॉपिक्स जो है ना, ये हमने जो यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है वो ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक जीएस के पढ़ाए हैं, ठीक है, मैं ही सारी जीएस पढ़ाता हूँ। तो आपको वो कोर्स ज्वाइन करके बहुत आराम से इन सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, सब वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लिंक आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए पर्यावरण, ठीक है। अब देखिए ज्योग्राफी के कितने टॉपिक हुए दोस्तों, ज्योग्राफी के टोटल 22 टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के टोटल 22 टॉपिक हैं। ध्यान दीजिए इससे ज़्यादा टॉपिक मैंने दिए नहीं, क्यों, क्योंकि इसका कारण समझिए, कारण ये है दोस्तों ठीक है, कारण ये है कि अगर इससे ज़्यादा दूंगा तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। एक बार ज़रूर अभी आप लोगों से अपील करूंगा, लाइक कर दीजिए सेशन को, अगर लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं तब भी, और वीडियो को अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए वीडियो को, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों का लाभ हो सके। पर्यावरण में देखिए क्या क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर जो प्रभाव में आपका छिद्र हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन। इसके बाद प्रदूषण कितने तरीके का है, किस तरीके के प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होती हैं, प्रदूषण को दूर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क कौन सा किस राज्य में है और किस जंतु के लिए, किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य और रामसर साइट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रयासों में आपको प्रमुख अधिनियम याद रखिएगा कौन कौन से हैं आपके प्रमुख अधिनियम में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट का ईयर, ठीक है, जितने भी प्रयास हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें, जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। अब आ जाइए साइंस, ठीक है। देखिए पर्यावरण के केवल 7 टॉपिक मैंने आपको दिए हैं, पर्यावरण के केवल 7 टॉपिक आपको दिए, उतने ही दिए जितने आप कर सकते हैं, ठीक। साइंस में, बायोलॉजी में डिजीज, प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं, इसके बाद विटामिन, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, उसके लक्षण क्या हैं, और विटामिन कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, स्रोत क्या है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, ठीक है, जैसे विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन C का नाम क्या है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंकाल तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सभी दोस्त लोग। पाचन तंत्र, ठीक है, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इसके बाद इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ये इससे प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। इसके बाद बीमारियों में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बीमारी सबसे पहले लिखा है इसलिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बीमारियों में सबसे प्रमुख बीमारी आपकी कौन सी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सा वंशानुगत रोग है, ठीक है, किसके लक्षण क्या हैं, किसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जरूर ध्यान, और किसका वाहक कौन है, ये 4 चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पादप रोग आपके और जैव उर्वरक, ठीक है, याद रखिएगा जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप सभी लोग दोस्तों कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिएगा, नहीं कहीं से मिलता है आपको तो एक बार जरूर लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। प्रकाश, ध्वनि फिजिक्स में, और मात्रक और इकाई, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये केवल 3 टॉपिक मैंने आपको फिजिक्स के बताए, क्लियर। केमिस्ट्री की बात करें, कार्बन और उसके प्रतिरूप, अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस, अम्ल, क्षार और लवण, पीएच वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन बहुत आता है, पीएच वैल्यू से संबंधित प्रश्न बहुत आता है दोस्तों, ठीक। इसके बाद हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रमुख आपके कार्बनिक अम्ल कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, आपका ये ध्यान रखिएगा, मैलिक एसिड बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, प्रमुख अम्ल ध्यान रखिएगा उसको ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद प्रमुख ईंधन, ठीक है,
और यहाँ पर विस्फोटक भी लिख लीजिए दोस्तों, विस्फोटक से संबंधित कोई प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। धातुएं, खनिज, अयस्क कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये देखिए कार्बनिक एसिड और फिर विस्फोटक पदार्थ, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा टोटल। अब साइंस की अगर बात करें तो साइंस में आपके 8 टॉपिक आपके केमिस्ट्री के हो गए, 3-11 फिजिक्स के हो गए आपके, और आपके 10 टॉपिक आपके बायो के। ठीक है, मतलब 21 टॉपिक मैंने आपको साइंस में दिए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा सभी लोग। 21 टॉपिक अगेन मैंने आपको साइंस से बताए हैं। ठीक है, कितने टॉपिक, 21 टॉपिक साइंस से बताएं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए संविधान का निर्माण, ठीक है, संविधान की विशेषताएं, संघ राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, संविधान का निर्माण में प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन सी है, ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य कौन कौन से हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर, ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र, फिर मूल अधिकार, नागरिकता में दोस्तों आप लोग CAA जरूर देख लीजिएगा, CAA जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है नागरिकता, लेकिन CAA क्योंकि इस कानून को अधिसूचित किया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व और आपके मौलिक कर्तव्य। इसके बाद संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368, आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति, राज्यपाल, PM, चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट, संसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पंचायत और नगर पालिकाएं, और संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं जिनका सीधे उल्लेख है जैसे संविधान में, जैसे आपकी UPSC हो गई, CAG हो गई, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ये सारी, और आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में नीति आयोग, NDC, CBI, CBC, लोकपाल, ये सारी। ठीक है, ये आप सब लोग ध्यान रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें प्रमुख भाग, अनुच्छेद और संशोधन की, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख पार्ट कौन कौन से हैं, आपके आर्टिकल कौन कौन से हैं, शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। इकॉनमी, अब इकॉनमी में देखिए मैंने केवल 3 टॉपिक लिखे हैं, बजट इंडिया और यूपी का, आर्थिक सर्वे इंडिया और यूपी का, और गवर्नमेंट स्कीम इंडिया और यूपी का। इससे दोस्तों आराम से दोस्तों इतनी चीज़ों से ही आप 8 से 9 क्वेश्चन इकॉनमी के कर ले जाएंगे, ये मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोगों से। अब देखिए जो लोग इन टॉपिक को स्वतः कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं से पढ़ लीजिएगा। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारे प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एप्लीकेशन पर चल रहा है, उसमें ज्वाइन करके इन सभी टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, वीडियो क्लासेस, PDF नोट्स, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक, यूपी स्पेशल, अब यूपी स्पेशल में दोस्तों राजनीतिक मानचित्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बिहार से सीमा टच करने वाला जिला कौन सा है, ठीक है, सोनभद्र की सीमा कितने जिले कितने राज्यों से टच करती है, सहारनपुर की कितने राज्यों से टच करती है, नेपाल से सटे हुए कितने जिले हैं यूपी के, ठीक है, और कितने राज्य कितने केंद्र शासित क्षेत्र सीमा साझा करते हैं यूपी के साथ, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद प्रमुख संस्थान संगठन, शाकभाजी संस्थान कौन सा है, ठीक है, पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है, शाकभाजी संस्थान कहाँ पर है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, यूपी की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, जनगणना में इंडिया प्लस यूपी यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत की जनगणना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद प्रमुख कला, संगीत, नृत्य और मेले, प्रमुख डांस फॉर्म कौन कौन से हैं दोस्तों, ठीक है, प्रमुख गीत कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपको आराम से कवर हो जाएगा, पतली वाली परीक्षा वाणी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, संगीत कौन कौन से हैं, ध्रुपद, ठीक है, ठीक है, सभी दोस्त लोग, वादन में आपका तबला वादक कौन कौन से हैं, ठीक है, शहनाई बजाने वाले कौन से हैं, ठीक है, ठुमरी टप्पा शरीक कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। ठीक, प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, आपका रामलीला, रासलीला, नौटंकी, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक, खनिज, प्रमुख खनिज कौन सा कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में ज़्यादातर खनिज आपके पाए जाते हैं। तांबा कहाँ मिलता है, ठीक है,
यूरेनियम कहाँ मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, वन्यजीव और संपदा में, वन्यजीव संस्था में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, प्रमुख आपके पक्षी अभयारण्य, सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य यूपी का कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पक्षी अभयारण्य में भी सेम चीज, वन्यजीव अभयारण्य में भी सेम चीज। अब प्रमुख उद्योग स्थान, और इसी में दोस्तों आपके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी आ जाती है, ये याद रखिएगा। इससे निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न आता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि दियासलाई उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, आगरे का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है, चूड़ी फिरोजाबाद की प्रसिद्ध है, कालीन आपका भदोही का प्रसिद्ध है, आंवला प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जनजातियां, ट्राइब्स प्रमुख कौन कौन सी हैं, कौन सी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नदी, झीलें और सिंचाई, नदी झीलें और सिंचाई, प्रमुख नदियां यूपी के कौन कौन सी हैं, प्रमुख झीलें, सिंचाई के लिए कौन कौन सी आपके परियोजनाएं बनी हैं। ठीक है, परीक्षा बांध कहाँ पे है, माता टीला बांध कहाँ पे है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद शिक्षा, साहित्य और पत्रिकाएं, और परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र में एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, कौन कौन से जिले पड़ते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी दोस्त लोग। तो मैंने देखिए यहाँ पर 10 टॉपिक आपको दिए हैं, तो टोटल आपको मैंने 99 टॉपिक्स बताए, ध्यान रखिएगा 99 टॉपिक्स बताए। तो आप इसको 100 मान लीजिए। ठीक है, 100 से कम ही बताया मैंने, और इनको पूरा आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, अभी आपकी जिम्मेदारी है